देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, 10 अप्रैल को रात की तारीखी में पाकिस्तानी सियासत में हालिया अरसे की सबसे बड़ी मौजूदाती तब्दीली आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार का सूरज जहां गुरूब हुआ, वहीं पनामा स्कैंडल का शिकार और मुकदमात के ढेर सारे नतीजे में जेल और जेल से घर के रास्तों में पांव जख्मी कर बैठा शरीफ खानदान इक़्तिदार की राहदारियों में पहुंच गया। अब सूरत हाल ये है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एहतजाजी सियासत का आगाज कर चुके हैं। मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने रात गए पेशावर में लोगों का सुनामी से जो शीला खिताब करते हुए कल कहा कि अमरीकी मदद बनाई गई हुकूमत के खिलाफ अब मैं पूरी कौम को निकालूंगा, गली गली तक जाऊंगा। क्या मजीद कहना था, पहले आइए वो सुन लेते हैं। ये अमरीकियों ने कितनी तौहीन की है कि हमारे मुल्क के ऊपर इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। क्या ये कौम इसको कभी कबूल करेगी? ये कौम इन डाकुओं को कभी तस्लीम नहीं करेगी और मैं हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा, अपनी अवाम को, अपनी गैरतमंद अवाम को इन बेगैरतों के खिलाफ खड़ा करूंगा। दूसरी जानिब सवाल यह है कि इमरान खान अगर कराची, लाहौर, कोयटा, मुल्तान और फैसलाबाद जाते हैं तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बैठी नई हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात बढ़ सकती हैं। दूसरी जानिब आज नई वफाकी हुकूमत बने 3 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वफाकी काबीना तश्कील नहीं दी जा सकी। अब देखना यह होगा कि नई हुकूमत किन किन मुआहिदों और समझौते के साथ बनाई गई है, क्योंकि कल वसीम अख्तर एक निजी चैनल को एमकेएम पाकिस्तान के इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि ट्रस्ट इशू तो इस हुकूमत के साथ भी है, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज वही के वही हैं जो एमकेएम पाकिस्तान हमेशा हुकूमत के साथ होते हुए भी कहती आई है। क्या कहना था उनका मजीद, आइए वो भी सुनवा देते हैं। इसीलिए मैं चाह रहा था कि नेशनल असेंबली में जब पीएम साहब स्पीच कर रहे थे तो उसका जिक्र आता था कि रिकॉर्ड पे आता नेशनल असेंबली के, समझ रहे हैं, ये कराची के लोगों तो की जो इश्यूज। तो सर कहीं ना कहीं तो आपको ये डर है, एक वल्नरेबिलिटी है, माजी के डसे हुए हैं। माजी में तो आप चाह रहे थे नेशनल ट्रस्ट असेंबली का डेफिसिट ये तो है, ठीक है ना, ट्रस्ट डेफिसिट तो है। माजी में सबके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है मगर किसी ने फुलफिल नहीं किया। जी, तो अभी तक उनके मुंह से आपने सुना कि माजी में भी डसे हुए हैं और ट्रस्ट डेफिसिट है और अभी तक किसी ने कोई चीज़ फुलफिल नहीं किया है। तो सवाल ये कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने इत्तेहादियों को खुश नहीं कर पाते तो समझौते से बनी हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा। तीसरा ही रोज़ है और आज 3 दिन के अंदर ही ये सारी इश्यूज जो हमारे सामने आ रहे हैं, इस हवाले से और ख़ासतौर पे जो मईशत का मामला है उस हवाले से भी बात करेंगे। मजीद आगे कौन क्या कह रहे हैं इस पर भी आज होगी बात, लेकिन डिबेट का फोरम ऑन करती हूँ जी। मेरे साथ मेरे पैनल में बड़े मौजूद मेहमान हैं सारे आज। सबसे पहले जी ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से सेनेटर सीनियर हैं राना मकबूल साहब, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सेनेटर राना मकबूल साहब, आप ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं जी मरकजी बड़े रहनुमाए तहरीक इंसाफ के खुर्रमशेर जमान साहब, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया खुर्रमशेर जमान साहब कि आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही जी उवैस शाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया उवैस शाह साहब आपका भी। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी। डिबेट का फोरम ऑन करूंगी। सबसे पहले सेनेटर राना मकबूल साहब आपकी तरफ आऊंगी। राना मकबूल साहब, एक तरफ तो ये कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब गली गली कूचो कूचो जा रहे हैं और एक ही नारा लेके जा रहे हैं कि जी बैरूनी साजिश जो है वो उसकी मुदाखलत किसी तौर से काबिल कबूल नहीं होगी और ना ये हुकूमत इम्पोर्टेड है, जिसका हैशटैग भी ट्विटर पे इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, पिछले 1 हफ्ते के अंदर कम नहीं हो पा रहा है। तो कह रहे हैं कि नहीं जी किसी भी तौर से जो है हम इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कल जितने लोग निकले वो आपके सामने हैं, कराची में अब आ रहे हैं। इस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए एक प्रेशर तो है आपके ऊपर, डेफिनेट सी बात है, लेकिन वो प्रेशर तो चलें छोड़े,
अभी जो मौजूदा जैसे कि मुत्तहदा ऑपोजिशन भी, तो अब ये मुत्तहदा हुकूमत भी ऐसी ही बनी है क्योंकि 13 पार्टीज हैं और सब मिलजुल के इस हुकूमत को बनाकर और इकट्ठा करके रखे हुए। दूसरी तरफ जो ये जो आपके अपने लोग जो दूसरी जमातों के हैं वो भी शिकायतें करते नजर आ रहे हैं। दूसरा तीसरा दिन है लेकिन शिकायत स्टार्ट हो गई है, जबकि शहबाज शरीफ साहब जो कि वजीर आजम है उन्होंने जैसी तकरीर की वहीं से ये एग्रीवेट हो गया मामला। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे अब चीजों को? देखें जी, वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ये सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। जो आप बात कर रही हैं कि कोalition है, तो कोalition तो पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ भी थी जी। और यही सारे हमारे दोस्त थे, मेनली जो एलाइज थे वहाँ उसके साथ। जी 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 है क्रेडिबिलिटी को कल्टीवेट करना है, कम्युनिकेशन को बेहतर करना है। आप 2 दिन में फैसला नहीं कर सकते कि ये इसका क्या होगा। इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। जो लोग इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं आगे भी इकट्ठे होते जाएंगे। ये सारी की सारी कुव्वतें मुश्तमिल होती जाएंगी, सोचें जो है वो मुश्तरक होती जाएंगी। और चूँकि मुल्क जो है उसको बहुत ज़्यादा इकनॉमिक क्राइसिस है, जो कि रोटी रोज़ी और सब चीज़ों का मामला है। अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है तो आपने देख लिया है, हफ्ता से भी कम, कि क्या सूरत हाल है। डॉलर कितना नीचे आया और स्टॉक एक्सचेंज कितनी ऊपर गई और आइडेंटिकली बाहर से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ये सारी चीज़ें मिलके हालात बहुत जी रात में हो जाएंगे, कुछ दिन लगेंगे। लेकिन ये जो आप कह रही हैं ना कि ये कोई खतरात हैं, कोई अप्रीहेंशन है आपस में इख्तलाफात बढ़ने की, ये इख्तलाफात कम होंगे। ये कोई उस तरह की सेल्फ कॉन्शियस गवर्नमेंट नहीं है, ना उसमें वो गुरूर है, ना एरोगेंस है, ना वो नफरत है, ना वो चीज़ें हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम इन मसाइल को कौम को निकालें, वरना मुल्क की एग्जिस्टेंस खतरे में। ये एक एटॉमिक पावर है, एक लार्जेस्ट मुस्लिम स्टेट है, इसलिए इसकी हिफाजत अब सबको ये एहसास है। आप देख नहीं कि हेट्रोजेनिस किस्म की जो पार्टीज वो एक जगह पे कन्वर्ज हो गई हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा है ना। तो इसलिए ये एक कॉमन कॉज है। तो इख्तलाफ राय तो होता रहता है, भाइयों में होता है जो एक ही बाप की औलाद होती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कोई अप्रीहेंशन की बात नहीं है। दूसरी आपने बात की है ये इत्तेहाद भी रहेंगे और काम भी। दूसरी आपने बात की है जो दूसरी तरफ से रिएक्शन आ रहा है और ये थ्रेट है, ये कौमों में होता है और हुकूमतों को ये चैलेंज करना पड़ता है। 2014 में भी आपको पता है हुआ था, 126 दिन धरना चला था, क्या नहीं हुआ था उस वक्त। तो खैर ये अकेले नहीं थे। तो आप देखें, अगर ये हम समझें कि बाकी पार्टी जुलूस नहीं निकाल सकती या जलसा नहीं कर सकती या उनकी सपोर्ट नहीं है, आप जब फोकस करेगी मुस्लिम लीग नून तो लाहौर में देखेंगे आप क्या होता है। इसलिए और इसी तरह बाकी जो इलाइज हैं जब कराची में जलसा करेंगे वो देख लेंगे आप क्या होता है। इसलिए जलसों के जोर के ऊपर आप नहीं कर सकते ये चीज। जहां आपने जीतना था वहां तो आप हार गए हैं। आप 172 आदमी जो है वो तो आपके साथ रहे नहीं। अब आप कर लें, जोर लगा लें, कोई नहीं, आपका हक है, आप करें। लेकिन थोड़ा डिक्शन को बेहतर करना चाहिए। नफरत मुनाफरत डिवीजन की सियासत जो है ये मुल्क को कौम के लिए खतरनाक होती है। और एक और मैं और दी सेगमेंट्स व्हिच आल्सो मैटर, उनका भी व्यू पॉइंट आपने सुन लिया है। दे आर ऑल फॉर सॉलिडेरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो ये एनर्जी ज़ाया कर लें और करते जाएं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये नारा जो है ये फिजल आउट हो जाएगा शॉर्टली, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें वो सब्सटेंस नहीं है जो हम समझते हैं। ओके, फिजल आउट हो जाएगा, सब्सटेंस नहीं है। खुर्रमशेर ज़मान साहब की तरफ चले जाती हूँ। खुर्रमशेर ज़मान साहब, जो बात सेंटर राना मकबूल साहब कह रहे हैं, सेगमेंट की भी बात कर दी, यकीनी तौर पे आज की प्रेस ब्रीफिंग की बात कर रहे होंगे। एक तरफ तो ये मामला है सारा कि आप लोग लेके एक बयानिए को उठे हैं और वो बयानिया लेके जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और कई बहुत हद तक हम देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया हो गया, दूसरी तरफ भी हो गया, उस बयानियों को बड़ी तकवीत भी मिल रही है। आवाम का जो सुनामी इस वक्त निकल रहा है, लेकिन अगेन वही वाली बात है जैसे कि आप कहते थे माजी में, अब वो मौजूदा हुकूमत कह रही है कि जी जलसों से कुछ नहीं होता और लोगों के निकलने से नहीं होता। 172 लोग जहाँ पूरे करने थे वहाँ करने चाहिए थे। सो डू यू अग्री विद
उवैस, और दूसरा ये जो बात अब तक एक और मैंने पूछनी है वो इस जमन में कि ये जो कौमी असेंबली से इस्तीफे का मामला है सारा, वो आज कायम मकाम स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर तो किए 123 अरकान के, बाकियों के इस्तीफे भी आ रहे हैं या क्या सिलसिला उस जमन में बनाया गया है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा देखिए, दो चार चीजें जिसके बारे में बात की गई है, लेकिन सबसे पहले तो ये कह देना कि जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जलसे तो हमने भी बहुत सारे देखे हैं, हमने अपने भी देखे हैं और काफी सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर भी मैंने स्टेज के ऊपर देखे। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि जो जलसा कल मैंने देखा है ना पेशावर का, वो जलसा नहीं था, वो एक बड़ा खौफनाक माहौल था जिसको देखकर भी खौफ आ रहा था और देखकर भी डर लग रहा था। उसकी वजह ये कि हमने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी बड़ी पब्लिक गैदरिंग नहीं देखी है। यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग थे। ना मीनारे पाकिस्तान में कभी इमरान खान साहब का इतना बड़ा जलसा हुआ है, ना इससे पहले कभी कराची में इतना बड़ा जलसा हुआ है। और ये वो लोग नहीं है जो पीटीआई के वर्कर्स हैं जो कल सारे वहां पर आए थे वहां पे। ये वो आम लोग हैं जिन्होंने इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को रिजेक्ट किया है, जिन्होंने अमेरिका की गुलामी को रिजेक्ट किया है, जिन्होंने जमीर फरोशों ने जो अपने जमीर को बेचा है उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। देखिए इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मुल्क की सलामती की तरफ, सलामती के खिलाफ अगर आप हो गए हैं तो फिर तो अलग बात है। देखिए फैसला करना है अवाम ने, ये मुल्क जो है अवाम का है। ये मुल्क आसिफ अली जरदारी का या ये नवाज शरीफ का या मौलाना फजल रहमान का मुल्क नहीं है, ये पीडीएम का मुल्क नहीं है या ये पीटीआई का मुल्क नहीं है, ये मुल्क अवाम का है। अवाम ने फैसला करना है। एक सियासी जमात जो बड़ी तादाद से जीत कर आई है, जिसने कामयाबी हासिल की है, जिसने 4 साल मेहनत की है, उसको आप इस बेसिस के ऊपर उतार दें। एक तो बाहर की हुकूमतें उसमें इन्वॉल्व हैं और दूसरा ये कि खरीदारी करके उनको पैसों के जरिए खरीद कर, उनके सौदे कर उनके जमीरों के सौदे कर आप उनको खरीद लें। क्या जो है चीफ जस्टिस साहब को ये नजर नहीं आ रहा है कि क्या होता रहा, किस तरह सिंध हाउस में बाजार लगा रहा, किस तरह लोगों के जमीर जो है वो बिकते रहे। फिर आप कहते हैं कि ये बयानिया इनका फिजल आउट हो जाएगा। देखिए फिजल आउट हजारों लोगों के बयानिया शायद हो सकता है कि हो जाए, लेकिन जब सड़कों के ऊपर लाखों लोग आ जाए ना तो वो आपको खुद को भी थोड़ा सा डर लगने लग जाता है कि ये क्या होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मुल्क में जितने भी इदारे हैं उन इदारों को मौजूदा सूरत हाल को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यही जिम्मेदार है मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क की सलामती के जिम्मेदार हैं। अब ये वक्त है कि उन्होंने फैसला करना, और बहुत आसान तरीका है कि आप जाएं अर्ली इलेक्शंस की तरफ, इलेक्शंस कॉल करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ईवीएम के इलेक्शंस होने चाहिए, ओवरसीज को जो है पूरे इख्तियार होना चाहिए। आप अगर आप यहाँ पर आके बैठे और आप समझते हैं कि नैब का खात्मा कर देंगे, ईवीएम का खात्मा कर देंगे, ओवरसीज से आप जो है वोट का हक खींच लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि कौमी असेंबली की जो रेजिग्नेशन का इशू चल रहा है, कोई इशू नहीं है, जर्रा बराबर भी इशू नहीं है। आप नेशनल असेंबली को तो छोड़ दें, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, सिंध की प्रोविंशियल असेंबली के अंदर 26 रेजिग्नेशन जो है मुझे एज पार्लियामेंट्री लीडर जो है वो रिसीव हो चुकी हैं, जो कि हफ्ते के रोज हम वजीर आजम साहब को दे देंगे। जिस दिन वो हमें इशारा करेंगे हमने जाके उस स्पीकर को जमा करा देनी है। सो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मौजूदा हालात में मुल्क एक संगीन जो है एक परेशानी के आलम में, एक इस मुश्किल वक्त में गुजर रहा है। इसको संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको इग्नोर नहीं किया जाता है। अब मामला पीडीएम का नहीं है, अब मामला मैं समझ रहा हूँ कि हर बात से बहुत आगे बढ़ चुका है। इसको बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा, इसको अदालतों को, हमारे जो सीनियर जजेस हैं उनको देखना पड़ेगा। सो ऐसे मौके के ऊपर बेसिकली बहुत बार होता है ऐसा है कि जो आपके दुश्मन ममालिक हैं वो मौजूदा हालात को इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन अभी तो इनको इस्तेमाल कर लिया, इनको इस्तेमाल करके इमरान खान को हटा के इनकी जमीर फरोशों की हुकूमत बना दी है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपकी रिश्तेदारी है इनके साथ? हाँ, इनको जहां पे अपना फायदा होगा ये आपको भी उठा के फेंक देंगे, मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। सो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है और तमाम सियासी बातों को और तमाम सीनियर सियासतदानों को इस बात को समझते हुए अर्ली इलेक्शंस की तरफ अपनी पार्टी के लीडरान को भी मशवरा देना चाहिए। ठीक है, आप लोग का यानी कि मुतालबा अर्ली इलेक्शन का ही है इस वक्त, सही है। मैं उवैस शाह साहब की तरफ भी जाती हूँ। उवैस, अभी तक 3 दिन हो चुके हैं, जाहिर सी बात है आप भी पार्ट हैं इसका, जो इस वक्त चूंकि मुत्तहदा अपोजिशन थी अब मुत्तहदा हुकूमत ही कहलाएगी, वो एक साथ बैठे हैं सारे। 3 दिन हो गए अब तक, हम देख रहे हैं कि काबीना की तश्कील भी नहीं हुई। और पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? हम सुन रहे हैं कभी कि जी वफाकी काबीना का हिस्सा होगी, कभी सुन रहे हैं कि जी
कुछ वजारतें मांगी जाएंगी या सदर की सीट भी मांगी जा सकती है? अब तक सो फार क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है? क्योंकि कल भी जब वजीर आजम आए शहबाज शरीफ साहब, तो आप लोग सारे मिलके गए थे सीएम साहब के साथ उनको लेने के लिए, रिसीविंग पे आप सब थे, तो क्या मीटिंग में इंटरनली क्या डिस्कशन हुई है इस हवाले से भी, और क्या क्या मांगा जा रहा है अपने तौर से इस हुकूमत के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने जो पहला क्वेश्चन किया कि पीपल्स पार्टी का हुकूमत में काबीना में शामिल होने का क्या सिलसिला है और उसमें क्या हो रहा है, ये देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर एक हायर फोरम है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो जो भी फैसला होगा वो लीडरशिप वहां पे बैठ के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले होंगे और फिर मुशावरत के साथ वो सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। काबीना में शामिल होना है, नहीं होना, कौन सी जगह पे जाना है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे जाना है। तो ये देखिए, एक यूनाइटेड हुकूमत है, सब लोग इसमें साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी जो फैसला करती है वही उस पर अमल दरामद लीडरशिप भी करती है, और लीडरशिप खुद ये चाहती है कि जो भी फैसले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी हों वो भी जमहूरी अंदाज से हों, उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को एतमाद में लिया जाए, वहां पे डिस्कस किया जाए और फिर फैसलों को आगे लेके चला जाए। और देखिए जी, दूसरी बात जो आपने की, कल शहबाज शरीफ साहब आए थे, तो यहाँ वजीर आजम पाकिस्तान को कल देख के मतलब रिसीव किया, और खुशी की बात यह है कि जो वजीर आजम पाकिस्तान कल हमारे पास आए हैं, जो हमारी बात समझ भी रहे थे और जिनकी बात हम भी समझ रहे थे, देख रहे थे कि वाकई वजीर आजम आए हैं जिसने इस सूबे को अपना समझा है और इस सूबे की काबीना को, मौजूदा हुकूमत को बुलाया है और एतमाद में लिया है और बात की है यहाँ के प्रोजेक्ट्स की, यहाँ के फंड्स की, यहाँ के PSDPs की, यहाँ के जो फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। देखिए, इस किस्म की बातें ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में ही होती हैं, क्योंकि माजी में जो 3.5 साल जो वफाक में जो गवर्नमेंट बैठी थी, उसने तो यही बार बार कहा था कि सिंध तो हमारा सूबा ही नहीं है। बहुत जगहों पे ये भी हुआ कि वजीर आजम, एक्स वजीर आजम साहब जब यहाँ पे आते थे, साबिक वजीर आजम साहब, तो वो चीफ मिनिस्टर को बुलाया भी नहीं करते थे, चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता था, आते थे और वहां से चले जाते थे। चलें, वो तो एक माजी का हिस्सा है, जो बात हो गई सो हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जब एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तो जिस तरह पहले मेरे भाई सेनेटर साहब ने कहा कि कुछ दिन जरूर लगेंगे और चीजें जिस तरह देखें, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओथ लिया तो फौरन स्टेबल हो गई स्टॉक मार्केट, डॉलर जो है वो रुपये की इवेल्युएशन स्टार्ट हो गई, पाकिस्तानी रुपया मुस्तकम होना शुरू हो गया डॉलर की मद में। जाहिर सी बात है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बेहतरी की तरफ जरूर जाएंगी। और जिन पार्टीज के हवाले से आपने पहले सेगमेंट में क्वेश्चन किया, या जो अभी आपने शुरू में साबिक वजीर आजम साहब का पेशावर का बयानिया जो कल उन्होंने जलसे में कहा है, मैं सिर्फ उस पर एक बात कहूंगा, मेरा भाई खुर्रम इस प्रोग्राम में बैठा है, जो लैंग्वेज आपने अभी अपने सेगमेंट में सुनवाई, क्या ये लैंग्वेज एक पॉलिटिशियन के मुंह से आनी चाहिए? क्या ये पॉलिटिशियन ये लैंग्वेज इस्तेमाल करता है दूसरे पॉलिटिशियंस के लिए? ये बात खुर्रम शेर जमान साहब ने कही, जमीर फरोशी, ये किसको जमीर फरोशी कह रहे हैं? क्या वो जमीर फरोशी उस वक्त इनकी जुबान पे ये अल्फाज नहीं था जब बोजदार साहब बैठ के PMLN के 9 MPs को मिलके और वजीर आजम साहब को रिपोर्ट, एक्स वजीर आजम साहब को जाके रिपोर्ट देते थे कि सही हम 9 MNAs जो है वो तोड़ के ले आए हैं PMLN के, उनको हमने अपने पास जमा वो वापस यहाँ लिया है। उस वक्त हम किसी पार्टी ने कोई अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की, किसी पार्टी के वर्कर ने उनकी तजलील नहीं की, किसी पार्टी के वर्कर ने सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कुछ नहीं लिखा। लेकिन अब ये बात करना बार बार कि ये फॉरेन सपोर्टेड हुकूमत है, ये मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा रिदा, उस वक्त जब माजी में जब ये खुद अमेरिका से मिलने की कोशिश करते थे, ये सफारती ताल्लुकात रखने की कोशिश करते थे, वो तो छोड़ दें, जब अगवान इंखला के बाद ये रियासत मदीना जिसे कहते थे, उसके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में साबिक वजीर आजम के हाउस के कुछ ही किलोमीटर दूर होटल में 3-3 महीने अमेरिकन फौजी ठहरे हुए थे जो वापस अमेरिका जा रहे थे। उस वक्त इन्हें अमेरिकन से कोई जो नफरत नहीं थी, उस वक्त अमेरिकन से कोई शिकायत नहीं थी, उस वक्त किसी भी देखें आप अपनी पॉलिटिकल फेलियर को कोई भी ऐसा नैरेटिव बिल्ड ना करें कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में फॉरेन पॉलिसी पे इफेक्ट आए। आप दूसरे ममालिक का नाम ले लेके आपने पहले तो इस मुल्क के किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं छोड़ा, इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिसाइज किया। आज एक नैरेटिव आ गया, सबने सुन लिया, बहुत अच्छा हुआ। 2-3 दिन से जो सोशल मीडिया पे जो नारेबाजी हो रही है इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, उसे आप क्या कहेंगी? उस पर आप क्या, कौन सा आर्टिकल लगना चाहिए, कौन सी सजा देनी चाहिए? देखिए,
कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं। ये साबिक वजीर आजम और उनकी पार्टी को हमारी तरफ से ये सजेशन होगी कि वो आए, असेंबली में बैठें, फेस करें आके। ये जब ये मुत्तहदा अपोजिशन थी तो ये सब लोग ऐवान में बैठे थे, उन्होंने जमहूरी तरीके से सारा अमल किया, जमहूरी तरीके से जमहूरी रास्ते पे चले, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, और उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो वो सारा खेल खेला गया वो पूरे पाकिस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। क्या इस तरह होता है मुहज्जब मुल्कों में? क्या इस तरह किया जाता है? या पार्लियामेंट के अंदर जो गालम गलोच दी गई, जो अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, क्या इस तरह होता है? अब देखिए, ये अवाम ने वाकई फैसला करना है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अवामी फैसला है। आप खुद को वफादार और पूरे 176 लोगों को गद्दार का सर्टिफिकेट देने का आपको किसने हक दिया है? ये हक आपके पास नहीं है। अगर आप वाकई सादिक और अमीन अपने आप को समझते हैं, आप समझते हैं अपने आप को कि आप अच्छे हैं और हम सब बुरे हैं, तो आए, आके नेशनल असेंबली में बैठे, भागे ना, मैदान छोड़ के ना भागे। मैदान छोड़ के भागने वाले को कुछ और कहा जाता है, जो मेरी सियासी तरबियत मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं आपके लिए कहूं। आपने जो अपने लोगों को तरबियत दी है, 2 दिन पहले जो इस्लामाबाद में इंसिडेंट हुआ नूर आलम खान साहब के साथ, क्या इंसिडेंट हुआ? क्या इससे कोई मुहज्जब कौम इसे क्या कहेगी? वहां कितनी फैमिलीज बैठी थी, वहां कितने लोग बैठे थे, क्या हरकत की गई? वो अच्छा, वैसे शाह साहब उस पे भी मैं उस सेगमेंट पे भी बात कर रही हूँ, और जो जिस सेगमेंट पे मैं चाह नहीं रही हूँ बात करना, क्योंकि अगेन उनका डोमेन नहीं है सियासत का, लेकिन आपने भी वो बात छेड़ दी, राना मकबूल साहब ने भी। चलो ब्रेक के बाद आके फिर उस पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, जिस सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं आप लोग, राना मकबूल साहब आप भी चाह रहे हैं और अब हुकूमत चाह रही है कि मैं ज़रा इस पर भी बात कर लेती हूँ। जो DGISPR की यकीनी तौर पे आप बात कर रहे हैं ना जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, देखिए उसमें भी अगर आप ये कह रहे हैं कि जी चीज़ें क्लियर हो गई, तो यकीनी तौर पे चीज़ें क्लियर तो हो गई हैं। जहाँ पे उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट वाला मामला था, उस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जी इमरान खान साहब ने जब एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने उनसे पूछा गया सवाल कि जी अगर अड्डे मांगे जाते होते, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। और उन्होंने आगे ये उसको वाज़ेह भी किया कि जी यही मौक़िफ़ हमारा भी होता, अगर मांगे जाते तो हम भी मना कर देते। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? प्लस दूसरा, आप लोग यकीनी तौर पे, क्योंकि इसी पे बहस चल रही है ना सोशल मीडिया पे भी और हर तरफ, उन्होंने साजिश वाली वो ख़त और मरासले वाली बात की, तो उन्होंने कहा बैरूनी साजिश नहीं लेकिन मुदाखलत। तो मेरे ख्याल से अगर उर्दू लुगत में, और राना मकबूल साहब आप तो बड़े अच्छे ज़बान से आपका ताल्लुक, लिटरेचर में उर्दू हो अंग्रेज़ी हो, आप इसको बेहतर तरीके से मुझे बता सकते हैं, या किसी भी नाक़िसुल अक़ल के जहन में ये सवाल आ जाए कि साजिश या मुदाखलत, बैरूनी साजिश हो या बैरूनी मुदाखलत हो, मतलब तो एक ही सिनोनिम ही है ना दोनों एक चीज़ों के। तो मुदाखलत का, इंटरवेंशन का मतलब तो यही है, जिसपे उन्होंने उस पर भी उन्होंने अग्री कर दिया कि जी बिल्कुल मुदाखलत तो हुई है, और जो ज़बान उसमें इस्तेमाल की गई है वो अनडिप्लोमेटिक थी, थ्रेट के तौर पे इस्तेमाल की। तो दोनों चीज़ें तो उन्होंने क्लियर कर दी। इसमें क्या चीज़, कौन सा सेगमेंट ऐसा है जो कि अगेंस्ट जा रहा है इमरान खान साहब की बात के? जी राना मकबूल साहब, राना मकबूल साहब की आवाज़ दे दीजिए जी। आपकी बात में बहुत सुन नहीं सका, लेकिन मुझे कुछ समझ आ गई जो आप कहना चाहती हैं। जी जी। देखो अव्वल तो एट द ऑन द फेस ऑफ इट भी, अदरवाइज भी आप देखें, मुदाखलत में और साजिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कहती हैं कि उन्होंने ये बात करके मुदाखलत की, और साजिश ये है कि दूसरी पार्टी के साथ उन्होंने कॉन्स्पायर किया है। दूसरी पार्टी जो पाकिस्तान की अपोजिशन है, उनके साथ उन्होंने कॉन्स्पायर किया है। किस तरह किया है, क्या मेथोडोलॉजी थी, ये फ़र्क है दोनों में। अगर वो कमेटी, सिक्योरिटी कमेटी कहती है कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो ऑपोजिशन है पाकिस्तान की, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये थ्रेट जो है उन्होंने वहाँ से की है, प्राइमा फेशी जो कहा जा रहा है। लेकिन डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन जब होते हैं, अभी तो इस बात की सच्चाई को वेरीफाई करना है। मैं भी चाहूँगा कि इसके ऊपर कोई कमीशन बनाना चाहिए। ये बात तो है सारी, अब कमीशन का जब रिजल्ट आएगा मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है अपने एक्सपीरियंस की रूह से, क्योंकि इस तरह की बातें इस तरह नहीं होती हैं। वो एक जो डिप्लोमेट है उसके कहने से ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ये एक ग्रैंड प्लान होते हैं, और एक डिप्लोमेट डिस्कशन में हमारे एम्बेसडर को अगर ये बात मान भी लाया जाए
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस हद तक चले गए हैं कि इसको स्टेबलाइज करें। और स्टेबलाइज तो बाबा आप लोगों ने, डिस्टेबलाइज तो आप लोगों ने खुद किया। ना आप लोगों को रोटी दे सके, ना लोगों को पानी दे सके, ना आप लोगों को खाद दे सके, ना आप लोगों को रोजगार दे सके, ना और किसी चीज का आप मुदावा कर सके, ना आप डॉलर को मैनेज कर सके, ना आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। आप कहते जी हमारी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट हो रही है, हमारी क्रॉप जो है वो बम्पर क्रॉप है। बम्पर क्रॉप है, गंदम आपने दरामद करना शुरू कर दी, चीनी आपने दरामद करना शुरू कर दी, ना आप LNG खरीद सके। LNG का स्कैंडल अलग है, अरबों खरबों डॉलर्स का है, और तेल का अलग है, और गंदम का अलग है। उसका जो ये सारे रैकेट्स हैं, 980 अरब रुपया बनता है जो रैकेट्स हैं, जो इन्वेस्टिगेट होने हैं। अगर आप कौम को कुछ दे ही ना सके, सिर्फ नारों से चला दें और दुश्मनाम तराई से काम चला दें, इससे थोड़ा काम चलता है। आज कल तक जो रेट था 26% था इन्फ्लेशन, जो क्यामत है। तो आप डिलीवर आप कर नहीं सके, और इधर से हो गया उधर से हो गया। ये जो पार्टीज है ना जिन्होंने आपको छोड़ा है, एक तो आपकी बदसलूकी की वजह से, एरोगेंस की वजह से, नफरत जो अंगेज सलूक की वजह से, और दूसरी ये है कि आप उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जब वो जो लोग जाते हैं, लोग उनकी गिरेबान पकड़ते हैं कि आप लोगों ने हमारे साथ किया क्या है, जो ना हम आलू खरीद सकते हैं, ना टमाटर खरीद सकते हैं, ना हम दाल खरीद सकते हैं, हम जाएं कहाँ, बच्चों का पढ़ाई कैसे हम करा सकते हैं। लोगों के मिसाइल तो देखें। यही बयानिया, इसी बयानिए को लेके मकबूल करा के आप लोग अगर यही बयानिए, तो फिर इतने अवाम इमरान खान साहब के साथ निकल क्यों रहे? देखिए मेरी बात सुने, जब दूसरे लोग निकले ना तो इस तरह ही लोग निकलेंगे। ये गलतफहमी है, आपको शायद इस चीज का भी अंदाजा नहीं है। हमने देखा है कि इस तरह का जब रिएक्शन बिल्डअप होगा तो वो भी बहुत बड़ा होगा। राना मकबूल साहब, अच्छा चले मैं नाकिसुल अक्ल हूं, मुझे नहीं पता आप कह रहे, आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मुझे ये बता दीजिए फिर कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी लोग ऐसे सवालात करने के लिए क्यों मजबूर हो गए हैं? कल के ये लेटेस्ट इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने CNN को इंटरव्यू दिया है, मरूसी सियासत के हवाले से एंकर ने बेबाक तरीके से सवाल किया। मामला ये कि बाहर वाले टीवी चैनल्स तो आप लोग को ठीक लगते हैं ना, वही वाली अगेन बात आती है, हम तो नाकिसुल अकल है, हमारा कोई भी सवाल आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी देखे ना मरूसी सियासत के हवाले से तो बात की है। खान साहब की अगर बात करें तो एक मरूसी सियासत को हट के उन्होंने सियासत करी और एक नया चेहरा सामने आया है, अवाम उनके साथ खड़ी हुई है, एक ठीक ठाक किस्म के जलसे वो कर रहे हैं। आप लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि महंगाई, बैड गवर्नेंस, अगर यही सारे मामलात हैं तो फिर अवाम में तो वो मकबूल नहीं होते, लोगों को निकलना नहीं चाहिए था उनके लिए। उनको आज लोग गालियां देते हैं और जूते मारते उसी तरह से जैसे माजी में लोग मारते आए सियासी जमातों को। मेरी बात सुने, जब इलेक्शन होगा ना, जैसे शेर जमान साहब कह रहे थे, इलेक्शन होगा, हमारी जो पार्टी है वो भी इलेक्शन के हक पे है, तो सब दूध दूध और पानी पानी हो जाएगा। जब ये नीचे से ग्रास रूट लेवल से आप शायद समझते नहीं है कि खास तौर से मुस्लिम लीग जो है और पीपल्स पार्टी, इनका टेक्सचर वोटों का डिफरेंट है। तो आप लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ क्यों नहीं जा रहे? मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात तो सुने ना आप। यू हैव बीन कैरिड अवे। ये जो जलसे हैं इससे बड़ा इमोशनल माहौल बन जाता है, तो करने देना जलसे। तो जलसों से अगर तब्दीली जी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि प्रैक्टिकली आपको अमली तौर पे कुछ करना पड़ेगा। पहले तो हुआ नहीं, आप देख लें, फिर इस किस्मत आजमाई कर लें। ठीक है। लेकिन जो असूल की और कानून की बात है वो मैं कर रहा हूँ आपके साथ। जी। और ये जो आप कह रहे थे कि जी वो कोई पार्शियलिटी है या किसी जगह पे किसी इंस्टीट्यूशन ने आइन को प्रोटेक्ट और सेफ गार्ड करने की कोशिश की है, तो आप उसको फिर जो मर्जी कहते रहें, लेकिन देखना है कि लॉ के जो है परसेप्शन में ये चीज दुरुस्त है या नहीं है। लॉ भी तो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ना कौम के सारे निजाम का, इसलिए आप देख लें, इसमें आप नाराज ना हो। और जरा मैं शेर जमान साहब बड़े शुस्ता नौजवान हैं, बड़ा मैं इनको पसंद करता हूँ, बड़े अच्छे ऑरेटर हैं। बात ऐसी करनी चाहिए जैसे अवैस शाह साहब ने की है। आप देखिए जबान की शुस्तगी आपने देखी है, उनकी अदायगी देखी है, उनका तर्ज गुफ्तगू देखा है, उनकी उर्दू की तमजीद आपने देखी है। ये होता है बात करने का सलीका। आप बात वही अच्छे तरीके से कर सकते हैं और वही मतलब गालियां दे के कर सकते हैं। गालियों से हमें परहेज करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती ने
कहा है कि बंदा वही अच्छा है, अल्लाह को वही पसंद है जिसके अखलाक अच्छे हैं। बिल्कुल, अखलाकी म्यार से नहीं गिरना चाहिए बस। उस पे आप फिर कंडेम करें, मैरियट होटल में जो हुआ है, फिर उसको भी आपको कंडेम करना चाहिए यहाँ पे। नहीं, ये बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए फिजिकल वायलेंस एंड फिजिकल असॉल्टेशन भी अलाउ नहीं है कहीं भी, नहीं लिखा हुआ। आप उसको भी कंडेम करके जाएं इस प्लेटफॉर्म से। ये देखो, मेरी बात सुने, ये इसी एक गाली की वजह से हुई ना बात। क्यों गाली दे? अगर आपको गुस्सा है तो आप, अच्छा, तो यही बात माजी में जब हुक्मरान जमाती पीटीआई की और फवाद चौधरी साहब के एक्ट से और उनके अमल से आप लोग को बेतहाशा एतराज था इसी बात पे, जब सामने से कोई बदतमीजी करता था और वो हाथ उठा देते थे, तो आज आप कह रहे हैं कि नहीं जी बदतमीजी अगर कोई करेगा तो हाथ उठाना जायज है। अब वो जायज हो गया, यानी कि मैंने कब जायज कहा? नाजायज था। मैंने कब जायज कहा आपको? हाँ। आपने खुद ही नहीं, आपने कहा ना कि कोई सामने से बदतमीजी करेगा नहीं, तो नहीं, मैं ये कहता हूँ नहीं करनी चाहिए ना। हाँ। ये बहुत सारी मुश्किलात का पेशगामा होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने एग्रेशन शो किया है तो वो भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। खुर्रमशेर जमान साहब की तरफ जाऊं, टाइम कम है, खुर्रमशेर जमान साहब की तरफ जाऊंगी। खुर्रमशेर जमान साहब, ये जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, तौर पे आप सुन रहे हैं सारा मामला, अब जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल खास तौर पे इस वक्त बन रही है, इलेक्शंस की तरफ अगर नहीं जाया जाता है सूरत हाल में और जलसे जुलूस से, जैसे कि अपोजिशन की जो अब आप जमातें, लेकिन जो हुक्मरान जमातें कह रही हैं कि जी जरूरी नहीं है, जलसे तो सबने बड़े बड़े किए, जलसों से कोई इम्पैक्ट नहीं आता, बात तो इलेक्शन की है, वोट की है, आप लोगों की जितनी नाअहली नालायकी थी वो कह रहे हैं कि जिसकी वजह से सारा मामला इमर्ज हुआ है, कोई बैरूनी साजिश नहीं है। नहीं, देखें, एक अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजी में, फॉरेन इंटरफेरेंस। फॉरेन इंटरफेरेंस जो थी वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ थी, कि हम चाहते थे कि हमारी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, हम जिससे मिलना चाहें मिलें, हम जिससे ना मिलना चाहें ना मिलें। वजीर आजम साहब का तो एक यही इनका गिला था ना, जो हमारे दोस्त थे जो बाहर बैठे में, अमेरिका था या जो भी मुल्क था, कि उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम क्या कोई गुलाम है, और जो लफ्ज इस्तेमाल किए थे एब्सोल्युटली नॉट, उसको उन्होंने एक जिद बना के लिया कि ये हमारी जैसे कि इज्जत का सवाल है। तो ऐसे मामला के अंदर तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर भी हैं, उनको भी इकट्ठा हो जाना चाहिए था इमरान खान के साथ। ठीक है, हमारे सियासी इख्तलाफात हैं, हमारी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, लेकिन जब एक नेशनल इंटरेस्ट की बात आ जाए तो ऐसे मौकों पे मैं समझता हूं कि तमाम सियासी जमातों को इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए था, उनको सपोर्ट करना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि नहीं, ये मामला ऐसा है कि जो है कि एक नेशनल इंटरेस्ट है। अब देखें ना कि अब ये जो बात सामने आ रही है, मुदाखलत की बात आ रही है, तो जो मुदाखलत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और जो बोला गया आज, वो तो आप समझें कि हमारी उसमें जीत है, हमारी कामयाबी है। ये तो हमारा बयानिया जो था वो आपके सामने आ गया है। अब इसमें 3-4 चीजें देखने वाली कि जो मुदाखलत की गई है, उस मुदाखलत के अंदर कौन कौन से लोग शामिल थे। फॉरेन एलिमेंट्स जो हैं वो तो हमें बिल्कुल वाज़ेह है, हमें पता है कौन से ममालिक हैं। उसमें डेफिनेटली अमेरिका का भी नाम आया है आपके सामने, डेफिनेटली इजराइल भी उसके अंदर होगा, इंडिया उसके अंदर सर फहरिस्त होगा, कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी होंगी। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अंदरूनी मुदाखलत के अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, उनका क्या क्या हिस्सा उसके अंदर था। वो जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा उसके ऊपर उन पे केस भी चल सकता है। और जो शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम बनकर अब आए हैं, तो वो अंदरूनी मुदाखलत की वजह से आए ना, ऐसे तो उनके पास ताकत नहीं थी। जो शख्स आसिफ अली जरदारी जो कहा करता था कि नवाज शरीफ जो है वो कौमी चोर है और ये हारियों का चोर है और इसने मुल्क का पैसा लूटा है, और जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा, तो मेरा ये सवाल है कि ऐसी क्या क़यामत आ गई कि वो सारी बातें जो आज खत्म हो गई और वो साथ आके दोनों बैठ गए। सो मैं समझता हूँ कि ये मुदाखलत वाली बात जो है बड़ी अहम बात है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। आज जो स्टेटमेंट आई है उसको, और बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं ये जो स्टेटमेंट आई है, इसमें ये देखना पड़ेगा कि अब एक ताकतवर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और वो ये फैसला करे, वो देखे कि इस मुदाखलत के अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। क्योंकि किसी भी एक इलेक्टेड हुकूमत को हटा देना और फॉरेन इंटरफेरेंस की वजह से, जस्ट बिकॉज कि हम अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं रख सकते, मैं समझता हूँ ये बहुत ही नामुनासिब चीज़ है। मुल्क को मौजूदा बुरहान से निकालना इस वक्त तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है, वरना फिर अगर जमहूरियत नहीं रहेगी, देखें आप अगर इसको जिद समझते हैं तो जिद सही, हम तो इसको जिद समझ के अब लेके चले हैं
और जिद के तहत ही इस वक्त पूरा पाकिस्तान बाहर निकल रहा है। आखिर में मैं सिर्फ रिदा इतना कहना चाहूंगा। अच्छा, एक चीज और बताइएगा एक चीज बताइएगा इसी में, आप कह रहे कमीशन बने, आप चाहते हैं कि जल्द से, अब कैसे होगा? हुकूमत तो अब किसी और के हाथ में चली गई, वज़ीर-ए-आज़म अब शहबाज शरीफ साहब हैं, आपको तो फॉरेन फंडिंग के केस के हवाले से कह दिया गया 30 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला किया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। हुकूमत, अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी हैं तो शहबाज शरीफ साहब सबसे पहले पाकिस्तानी तो है ना। हाँ। क्या पाकिस्तानी होने की हैसियत से उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई मुदाखलत हुई है अंदरूनी और बैरूनी तो उसकी तहकीकात कराई जाए? अब सिर्फ इस लालच के अंदर और इस भूख के अंदर कि मैं वजीर आजम बन जाऊं और मेरे ऊपर जो अरबों रुपए के केसेस हुए हैं मैं उनसे बच जाऊं, मैं नैप का खात्मा कर दूं, मैं ओवरसीज वोटिंग राइट्स ले लूं, मैं ईवीएम का खात्मा कर दूं, मैं किसी चोर दरवाजे जो है नेक्स्ट इलेक्शन जीत कर आ जाऊं, तो देखें मेरे लिए तो सबसे पहले मेरा मुल्क है ना, उसके बाद मेरी जमात है। मेरा मुल्क रहेगा, मेरे मुल्क के अंदर सलामती रहेगी तो मेरी सियासी जमात भी रहेगी, मेरी पोजीशंस भी रहेंगी। अगर मुल्क में अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा, देखें अगर इमरान खान साहब ने अभी तो आप कह रहे हैं ना कि आप भी ऐसे जलसे कर सकते हैं, आप करके दिखा दें। अभी जो कुछ दिनों पहले जलसा हुआ था ये डिसीजन से पहले, तो उसके एक दिन बाद आपने भी किया था ना, एक तरफ 18 सियासी जमातों ने किया था और एक इमरान खान ने किया था। सो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है, कोई को छोड़े सारी सियासी जमातें मिलकर भी नहीं कर सकती हैं। देखिए इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। मैं आपसे बताऊं कि जो मुझे टेलीफोन कॉल्स आती हैं, जो लोग मुझसे मिल रहे हैं, वो तो पीएमएलएन के लोग भी हमारे साथ आ जाके खड़े हो गए हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोगों का दिल दुखा हुआ है। पाकिस्तान को ये यारी कबूल नहीं है अमेरिका की, जो जिस यारी के अंदर ये निकले हैं, इसका नुकसान ही नुकसान है। ये हमारे दोस्त नहीं, ये हमारे दुश्मन है जिनको आप दोस्त समझ के अपना जाती मुफाद हासिल कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे हमें इनसे नुकसान ही होना है, हमें फायदा नहीं होना है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया खुरमशेर जमान साहब आपका, उवैशा साहब आपका, सेंटर राना मकबूल साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मैं लास्ट में जाना तो चाहती थी उवैशा साहब की तरफ, लेकिन उनकी ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच कनेक्शन आउट हो गया। तो बहरहाल नाज़रीन ये सारा सिनेरियो आपके सामने है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में भी आप जान रहे हैं कि क्या सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हो रही है, ख़ास तौर पर अपोजिशन क्या कह रही है और अब मौजूदा हुकूमत जो है वो क्या कह रही है। ये सारी चीज़ें आपके सामने, फैसला आपने करना है। इलेक्शन का आगे आइंदा आने वाले दिनों में सीजन और माहौल बनेगा, उसमें सोच समझ के आपने वोट देना है, सोच समझ के चूज आपने करना है कि आप किसको लाना चाहते हैं, किसको देखना और पसंद करना चाहते हैं, कि अल्टीमेटली फैसला आपके हाथ में ही होना चाहिए। इसी के साथ जो अपनी मेजबान दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।